देखिए, जो 1994 का उत्तराखंड आंदोलन शुरू हुआ, आंदोलन तो उससे बहुत पहले से चल रहा था। उत्तराखंड क्रांति दल और तमाम जो संगठन थे, वो उससे पहले से भी चला रहे थे। 88 का मुझे याद है कि यहाँ हिमालयन कार रैली आया करती थी उस ज़माने में। वो हिमालयन कार रैली का विरोध हुआ। प्रदीप टमटा हो गए वहाँ से, इधर ये अजय शर्मा वगैरह, प्रेम सकलानी, तमाम लोग थे। हमारे पत्रकार हैं युगवाणी के कोठियाल जी, इन तमाम लोगों ने उसका विरोध किया, बड़े जोरदार ढंग से विरोध किया। उत्तराखंड जन परिषद और जन संघर्ष वाहिनी ने, शमशेर सिंह बिष्ट जी वगैरह, तो उस पर पथराव हुआ, उसका तमाम विरोध हुआ। उसके बाद से वो हिमालयन कार रैली यहाँ आना बंद हो गई थी। उसमें काफ़ी लोग गिरफ्तार हुए, लाठीचार्ज हुआ, तमाम चीज़ें हुई। तो आंदोलन छिटपुट तौर पर चलता रहा, लेकिन जो संगठित तौर पर जिसको कह सकते हैं या संगठित भी क्या कहेंगे, कि वो एक विस्फोट जो हुआ आंदोलन का, वो 1994 में जब हुआ, तो हम लोग नेगी जी भी और हम भी जो है करीब करीब, हमारे को साल भर ही पत्रकारिता में आए हुए हुआ था, हमारी शुरुआत थी। तो जो हम ये कह सकते हैं कि जो स्वतंत्रता आंदोलन जिस तरह से चला होगा इस देश में, जिन लोगों ने वो देखा होगा, तो हम अपने आप को इस मायने में खुशकिस्मत मानते हैं कि हमने एक उत्तराखंड आंदोलन देखा। और मैं तो आज भी कहता हूँ कि हमारी पीढ़ी ने गांधी जी को देखा नहीं है, उनको केवल फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में और पढ़ा है, देखा उस रूम में देखा है, कभी प्रत्यक्ष नहीं देख पाए। लेकिन गांधी कैसे रहते होंगे, ये हमने इस उत्तराखंड आंदोलन के दौर में तब देखा जब हमने इंद्रमणि बडोनी जी को देखा है कि इतनी हिंसा, राज्य प्रायोजित हिंसा आंदोलनकारियों पे, अहिंसक आंदोलनकारियों पे जितनी हुई, वो शायद अंग्रेज़ों के दौर में भी मुझे नहीं लगता कि शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ इस तरह की बर्बरता हुई हो। बावजूद उसके ये आंदोलन कभी भी अपने ट्रैक से नहीं उतरा, कभी भी हिंसा की तरफ नहीं गया। वो क्षेत्र जहाँ का हर घर से एक ना एक सैनिक फौज में उस दौर में भी होता था, आज भी है, तब भी ये अलगाववादी या हिंसा की तरफ नहीं गया। और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण हम आज भी मानते हैं कि जो बडोनी जी का नेतृत्व था, शांतिपूर्ण नेतृत्व, वो उसका बहुत बड़ा एक कारण था। तो हम लोगों ने देखा उसके बाद जो छात्रों के आंदोलन से शुरू हुआ था, यहाँ से देहरादून से अगर हम बात करते हैं, यहाँ बैठे हैं तो यहाँ मेरे ख्याल में जुलाई, मुलायम सिंह का दौरा था FRI में, जुलाई का महीना था, और उससे एक दिन पहले अचानक से एक जुलूस हमें आता हुआ दिखता है। हम सर्वे चौक पर थे, उसमें हमारे रविंद्र जुगरान हो गए, माणिक निधि शर्मा, आप ये छात्र नेता थे सब, वीरेंद्र पोखरियाल हो गए, आपका अनिल वर्मा हो गए, और ये डुकलान हो गए, चंद्रमोहन डुकलान हो गए, बहुत सारे मतलब छात्र थे, मल्ला हो गए। उस समय हम आश्चर्यचकित हो गए कि अचानक से इतना बड़ा जुलूस छात्रों का। तो मालूम ये पड़ा कि ये मुलायम सिंह को के दौरे के विरोध में, और आरक्षण जो उस समय उन्होंने लागू किया था 2%, क्योंकि उस समय OBC की यहाँ पूरे उत्तराखंड क्षेत्र जो था उस समय, तो इसमें 2% के आसपास माना जाता था कि OBC हैं, और वो शिक्षण संस्थाओं में OBC आरक्षण जो थोपा गया, तो उसके विरोध में जो है वहाँ से हमारे देहरादून शहर में, हम बात करें देहरादून में उस समय की, तो यहाँ आंदोलन, हालांकि गढ़वाल मंडल में और कुमाऊं मंडल में छिटपुट शुरू हो चुका था तब तक। तो यहाँ व्यवस्थित तौर पर पहला जुलूस जो है वो निकला था छात्रों का, शायद 24-25 जुलाई शायद 94 की बात होगी, तो जुलाई में जिस समय मुलायम सिंह का दौरा था उससे एक दिन पहले। और इस बीच फिर 19 अगस्त को जो है यहाँ छात्रों ने बंद का कॉल किया था देहरादून में, और उस बंद पर प्रेमनगर में ज़बरदस्त लाठीचार्ज उस दौरान हुआ था। तो उस समय तक ये छात्रों का ही आंदोलन चलता रहा। इसमें यहाँ छात्र संघर्ष समिति का गठन, जो उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति है, दरअसल ये उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति छात्रों ने गठित की थी देहरादून में। अग्रवाल शायद श्रीनगर वगैरह में हुई थी, अग्रवाल धर्मशाला में उसका सम्मेलन वगैरह हुआ था। तो बाद में नहीं, जब इस बीच में जो है उधर वो बडोनी जी उसमें बैठे हैं अनशन पे, और उसके बाद ये पूरा आंदोलन जब उनको उठाया गया तो ये कन्वर्ट हो गया राज्य की मांग पर, पूरी तरह से केंद्रित हो गया। उसके बाद जो है, जो काशी सिंह ऐरी जी थे, उनके नेतृत्व में फिर और बडोनी जी के संरक्षण में उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति बनी। तो फिर ये जो छात्र थे जिनकी संयुक्त संघर्ष समिति थी, ये फिर संयुक्त छात्र संघर्ष समिति में कन्वर्ट हो गई, तो ये उसी के साथ मिलकर काम करने लगे। तो इस तरह से ये आंदोलन एक उभार अचानक से 8 अगस्त के बाद से आया पूरे प्रदेश में। और देहरादून में 9 अगस्त 1994 को एक कॉल उत्तराखंड क्रांति दल ने पहले से करी हुई थी कि उस समय छात्रों का ये आंदोलन चल रहा था। तो ये था कि हम पृथक राज्य की मांग को लेकर यहाँ कचहरी में अनशन करेंगे। कचहरी में जो आज शहीद स्मारक स्थल बना हुआ है, वो वहाँ एक चबूतरा होता था, तो वहाँ सुशीला बलूनी और एक ध्यानी जी थे और एक रामपाल,
ये 3 लोग यूकेडी के, इनका बहुत बड़ा जुलूस गांधी पार्क से आया था और ये तीनों लोग वहाँ आमरण अनशन पर बैठे थे। और वो जो यहाँ केंद्रित हुआ कचहरी में इनका अनशन स्थल, वो वहाँ से जो शुरू हुआ, तो पूरा जो है वो केंद्र, पूरा आंदोलन का केंद्र पूरे 6-7 साल जब तक भी आंदोलन चला, एक केंद्र बना रहा। तो कहने का आशय ये है कि ये जो बहुत अंदर ही अंदर पीड़ा थी छात्रों में, तो ये पूरे प्रदेश में जो लोगों में थी, अपनी पहचान को लेकर, रोजगार को लेकर, पलायन को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर जो छटपटाहट थी, जो खासकर जो पहचान का संकट था, वो एक उसने छात्रों के आंदोलन के माध्यम से और उसको एक चिंगारी मिली और उसने एक बड़ा विस्फोट का रूप लिया अगस्त में 94 में। और उसके बाद ये फिर प्रचंड आंदोलन की इसने पूरे प्रदेश में शक्ल ली। जो आंदोलन ने अपना स्वरूप जो लिया, इसमें आंदोलन तो अलग पृथक राज्य को लेकर लंबे समय से चल ही रही थी, लेकिन जो संयुक्त उत्तर प्रदेश के दौरान जो मुलायम सिंह जी ने एक ओबीसी आरक्षण जो 27% शैक्षणिक उस पर लागू किया था, उसका इम्पैक्ट यह आया है कि बेसिकली ये होने लगा कि भाई, क्योंकि यहाँ पे ओबीसी जो है वो 2% के आसपास ही थे, तो ये माना जाने लगा कि भाई यहाँ की जो सीटें हैं कॉलेजों की, उसमें मैक्सिमम बच्चा जो है आपका बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर इधर का आ जाएगा, तो यहाँ का जो बच्चा है उसका एडमिशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उस मांग को लेके पूरे प्रदेश में लगभग सभी जगह, गढ़वाल यूनिवर्सिटी हो, कुमाऊं यूनिवर्सिटी हो, सभी जगह ये आंदोलन उठा। छात्रों का मेन आंदोलन ये था कि भाई जो 27% आरक्षण है इसको लागू नहीं करने दिया जाना। इसको लेके काफ़ी लंबे समय से आंदोलन चल रहा था, लेकिन कोई उत्तर प्रदेश के शासन के स्तर से या सत्ता के स्तर से कोई उस पर संवाद नहीं हो रहा था। तो मुझे आज भी याद है, अंथवाल जी हम उस समय दूरदर्पण अखबार में हुआ करते थे, तो मैंने जुगरान जी, वीरेंद्र पोखरियाल, पप्पू जी, ये जो स्टूडेंट लीडर थे हमारे, इनके साथ बैठ के मैंने, अंथवाल जी हम दोनों साथी थे, तो मैंने इनको एक विचार दिया। मैंने कहा ऐसा है कि लंबा समय हो गया और इस मुद्दे पे कोई आपको जो है शासन स्तर से या सत्ता के स्तर से कोई संपर्क नहीं हो रहा, लग भी नहीं रहा कि उन पर कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका था। तो हमने कहा एक काम कीजिए, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और अब ये मांग कीजिए कि हमें आरक्षण से कोई मतलब नहीं, हमें अपना राज्य दीजिए, हम डिसाइड करेंगे हमारे यहाँ क्या लागू होगा। मैंने कहा जब ये बड़ी मांग आप करेंगे, हो सकता है उससे शासन में यह आए कि नहीं यार ये तो बड़ा, और तो हो सकता है ये जो 27% आरक्षण होना, इस पर कोई बात सहमति बन जाए। 3-4 दिन तक कुछ नहीं हुआ, दोबारा फिर हमने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप कह दो, एक मैसेज जाएगा, मैसेज चला जाएगा। तो यहाँ पे एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट हुआ करता था, अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस वहीं हुआ करती थी, प्रेस क्लब था नहीं, कोई ऐसा वो था नहीं, तो एक वही था। तो फिर जुगरान जी हो गए, पप्पू पोखरियाल सिंह जो स्टूडेंट थे, इन लोगों ने बैठ के उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये कहा कि अब हमारा आरक्षण को लेके कोई आंदोलन नहीं, हम अलग पृथक राज्य की मांग कर रहे हैं, इसको लेके आरक्षण। तो वो उसके बाद वो मूवमेंट जो है वहाँ से एक चेंज शुरू हुआ, पहाड़ में, गढ़वाल में, श्रीनगर में, सब जगह यूथ ने फिर जो है स्टूडेंटों ने उस मूवमेंट को पकड़ लिया कि ये जब वो यूथ ने जब वो मूवमेंट पकड़ा, तो जब ये वाली मांग आने लगी कि नहीं अब हमें अपना राज्य दीजिए, हम डिसाइड करेंगे हमारे यहाँ क्या होना है क्या नहीं होना है, तो वहाँ से फिर धीरे धीरे आंदोलन चला। यूकेडी उसको कर ही रही थी, फिर महिलाएं, ये धीरे धीरे इस तरह से जो है आंदोलन ने अपना आप ही स्वतः स्फूर्त जिसे कहते हैं वो शुरू किया। और जो अलग पृथक राज्य का जो विचार जो आया और इस विचार पे जब स्टूडेंटों ने काम शुरू किया, तो वो जब अखबारों ने उसको उस तरह से हवा देनी शुरू करी, जो उस समय के जो पत्रकार लोग थे, चाहे वो जिस भी अखबार में रहे हो, तो उन्होंने उस आंदोलन के साथ अंदर से जिसे कहना चाहिए कि एक भूमिका निभाई और उसको उस तरह से हवा दी, जिसका परिणाम यह है कि तमाम महिलाएं, पुरुष, एक आंदोलन का स्वरूप उसे तब मिल पाया। जब ये घटनाक्रम अनफोल्ड हो रहा था, जो मतलब उस पर शुरुआती दौर ही थे, स्टूडेंट्स आ रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे यहाँ, तो आप लोगों की जो इंगेजमेंट थी, क्योंकि आप लोग जर्नलिस्ट भी थे, आप लोग शायद सत्ता के जो गलियारे हैं उन तक भी पहुँच रखते थे, वहाँ से भी आप खबर सुन रहे थे, तो ये जो कोऑर्डिनेशन है आपका और आंदोलनकारियों के बीच का, एक तरह से आप लोग कड़ी का भी काम कर रहे होंगे अपने तौर पे, वो पूरा का पूरा थोड़ा सा उसके बारे में बता सकते हैं कि कैसे आप लोग मैनेज कर रहे थे कि आपको, क्योंकि सत्ता की तरफ से ये भी होता है, प्रेशर भी होता है, भाई कौन सी खबर दिखानी नहीं दिखानी है, इस तरह से, तो कैसे आप डील कर रहे थे इस पूरी सिचुएशन को लेकर, क्योंकि आप खुद पहाड़ के रहे हैं, तो पहाड़ के होने के नाते एक आपका सॉफ्ट कॉर्नर तो रहा ही होगा कि यार हमारे को राज्य चाहिए, लेकिन अखबार की या किसी जिस भी प्रतिष्ठान में आप काम करते हैं एक कंपल्शन होती है, तो वो मैनेज कैसे करते हैं एज ए जर्नलिस्ट? एक्चुअल में वो जो दौर था ना, और जो आज के दौर की, आप आज के दौर की सोच के ही सवाल कर रहे हैं, उस दौर में
इतना ज़्यादा सत्ता का दखलंदाजी मीडिया घरानों में नहीं हुआ करती थी। मुलायम सिंह ने उस समय करा, ऐसा नहीं किया, हल्ला बोल अमर उजाला के खिलाफ उस दौर में किया, कई तरह से करे, लेकिन फिर भी क्या होता था कि एक फिर भी एक पर्दा था। हालांकि वो शुरुआत हो गई थी उस दौर से, लेकिन फिर भी एक पर्दा था, इतना ऐसा प्रेशर कहीं नहीं था। फिर उनसे ज़्यादा प्रेशर अखबार पे जो होता है वो पब्लिक का होता है। अगर आज के दौर पे भी पब्लिक का प्रेशर आ जाए तो मजबूरी है कि मीडिया अखबार उसको सत्ता के दबाव में उतना ना आए। लेकिन उस समय क्योंकि आंदोलन का स्वरूप धीरे धीरे डे बाय डे वो बढ़ता जा रहा था, तो उस जो पब्लिक का दबाव होता है उस दबाव के तहत, चाहे वो मीडिया घराने हो चाहे कोई हो, वो उस प्रेशर को झेलने की स्थिति में थे और उन्होंने झेला। तो आंदोलन हुआ तो मीडिया उस समय पब्लिक के साथ रहा, सत्ता के साथ नहीं रहा। बेसिकली ये था। नहीं, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, जैसे नेगी जी ने कहा है, उस समय जो पत्रकार थे, आज क्या है कि आज तो पत्रकार पूरी तरह से एक खेमे में दिखता है, एक इस खेमे में दिखेगा, दूसरा इस खेमे में दिखेगा। पत्रकारिता कभी भी लोग कहते हैं निष्पक्ष रही है, निष्पक्ष कभी नहीं रही। पत्रकारिता हमेशा जनपक्षीय रही है, यानी कि चाहे आज़ादी से पहले रही हो तो वो उस आंदोलन के साथ थे। जेपी का मूवमेंट हुआ तो उस मूवमेंट के साथ रहे। उसका जो उत्तराखंड मूवमेंट आया तो 100% पत्रकार जो था वो प्रो उत्तराखंड मूवमेंट जो है उसकी विचारधारा, सोच, सब कुछ रहा जनपक्षीय। लेकिन क्या था कि हम लोग जो थे, हम लोगों के समक्ष ये था कि अंदर से हमारा आंदोलन, क्योंकि पत्रकारिता में आने से पहले हम लोगों ने जो उत्तराखंड क्रांति दल के जो आह्वान होते थे, तो मैं खुद उसमें रहा हूँ कि एक बार मुझे याद है अच्छी तरह से 24 घंटे 48 घंटे का बंद चक्का जाम कॉल किया उत्तराखंड क्रांति दल ने 90 के दशक की शुरुआत में। और अकेली सुजला बलूनी जी थी उस समय, जनता दल में थी वे। तो वो उन्होंने जब बस नहीं रुकी, चक्का जाम सफल नहीं हो रहा था, तो यहाँ बस अड्डा हुआ करता था धरा चौकी के सामने, वो अकेली सड़क पे लेट गई और बसों को बाहर निकलने से उन्होंने रोक दिया। तो अब अकेली महिला वहाँ लेटी हैं और वो विरोध कर रही हैं। तो वहाँ जो अधिकारी थे, चौकी इंचार्ज थे, वो भी पर्वतीय मूल के थे, तो वो आए तो उन्होंने बड़ा उनको अनुनय विनय किया, खाने में फुसफुसा के करा कि माता जी आप जो है उठ जाओ, कि इससे हम लोगों की वो हो रही है, किरकिरी हो रही है कि ये इनके साथ कोई है नहीं। तो खैर वो किसी तरह से उनको उठा के ले गया। तो वहाँ से फिर उसके बाद जो घंटाघर से हम लोग बाजार बंद कराने निकले, तो मुझे आज भी याद है पीडी कोठियाल, बीडी रतूड़ी, लताफत हुसैन, नथीलाल सेमवाल, एक वो रामानंद डंगवाल और एक कोई कोठियाल जी थे शायद, एक और, तो 5-6 जने ये थे। और सातवां जब हम वहाँ से स्कूल से निकल के आ रहे थे, तो हम इस उम्मीद में थे कि हमारे स्कूल की छुट्टी उट्टी होगी तो हम भी चलेंगे। तो हम उनको देखने आए वहाँ घंटाघर पे। जब वहाँ देखा कि 5वां आदमी, 6ठा आदमी नहीं है, तो 7वां 6ठा 7वां आदमी के तौर में हमने कहा एक आदमी तो संख्या पड़ेगी, तो हम लोग भी शामिल हुए, बंद कराने निकले। उस समय बंद हुई थोड़ी बहुत। तो कहने का आशय ये है कि हम लोगों के अंदर एक आंदोलनकारी पहले से रहा, हर पत्रकार के अंदर जो भी यहाँ का उस समय का था। और उसकी वजह ये थी कि हम अपनी पहचान चाहते थे। हम लोग चाहते थे भाई देश के अंदर, जैसे हिमाचल है, जम्मू कश्मीर, जितने पर्वतीय स्टेट हैं, केवल एक उत्तराखंड है जो है आपका उसकी पहचान, अपनी पहचान नहीं है उसकी। तो उसमें हम लोग जब पत्रकारिता में आए और ये सब आंदोलन चला, तो हमारी भूमिका वहाँ दोहरी भूमिका हुआ करती थी। अखबारों का कोई दबाव ऐसा उस समय होता नहीं था। तो दोहरी भूमिका ये होती थी कि हम जो है उस समय आज की तरह रात के 2 बजे 1 बजे तक अखबार नहीं छुटा करते थे। 6-7 बजे आदमी फ्री हो जाता था। तो हम लोग सुबह शाम जब भी मौका मिलता था तो आंदोलन में भी इन्वॉल्व होते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं खुद ही अपने मोहल्ले में ब्लैकआउट इन्होंने छात्रों ने घोषित किया था। तो हमारा ये फालतू लाइन में बिजली दफ्तर पड़ता है, हमने बिजली दफ्तर में बाकायदा उसका ब्रेक डाउन करके पूरा आधे इलाके की लाइट उड़ा दी थी। मोहल्ले के कुछ लड़के इकट्ठे हो गए और आसपास के तमाम जगह लाइटें वाइटें बंद कराई। सुबह हम प्रभात फेरी निकालते थे। डॉक्टर अतुल शर्मा जो जन कभी हुए हैं यहाँ काफ़ी बड़े, तो वो हो गए, आपके जय सिंह रावत जी हो गए पत्रकार, मैं हो गया, आपका ये रामलाल खंडूरी जी वगैरह हो गए। तो तमाम लोग हम वहाँ डालन वाला इस क्षेत्र में प्रभात फेरियाँ निकाली हमने बहुत सर्दियों में। तो कहने का आशय है कि हम उस भूमिका में रहे। लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी भूमिका होती थी वो हमारी, अब आज की तारीख में तो मैं कह सकता हूँ इस चीज़ को खुल के कि हमारी मुखबिर की भूमिका होती थी कि हम उनको रणनीति जो है उनके बनवाते थे, उनको ये बताते थे क्या हो, प्रशासन की रणनीति क्या है और इनको क्या रणनीति अपनानी, उसको लेके जो एक भूमिका रहती थी, उस भूमिका में हम लोग रहते थे। वहाँ पुलिस है और आप लोग अगर जुलूस निकाल रहे हो तो आप इधर से निकलिए। जैसे एक बार जो पूरा करणपुर पुलिस ने छावनी में बदल दिया, छात्रों का जुलूस निकलना था डीएवी से, तो हमने उनको ये कहा कि आप लोग वहाँ का निकलने के बजाय आप डीएवी कॉलेज रोड से और सीधे इधर आ जाओ। और पुलिस वहाँ खड़ी रही और ये डीएवी कॉलेज रोड से निकल के छात्रों के जत्था बंगाली मोहल्ला से होते हुए और सीधे राजपुर रोड पे आ गया। उन्होंने काफ़ी वहाँ समय बवाल भी मचाया। तो इस तरह से हम लोग वो करते थे।
उसके बाद 96 की जब बात हुई तो अब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सभा थी, वो बहुत बड़ा, उस समय पत्रकारों पर लाठीचार्ज भी हुआ था, काफ़ी पत्रकार घायल हुए थे। तो उसमें भी हम लोगों को ये था कि अगर ये सभा सफल हो गई, जबकि हम लोग सब व्यक्तिगत तौर पर अटल जी का बहुत सम्मान करते थे सारे पत्रकार, क्योंकि जो देश में गिने चुने ही नेता हैं जिनके प्रति सबका सम्मान रहा है। तो लेकिन अब ये था कि उस समय आंदोलनकारियों ने कॉल कर दी, जो भी आज भाजपा में लोग हैं वो लोग उस समय खुद विरोध में थे, उस समय उस सभा के बतौर आंदोलनकारी। अटल जी के विरोध में नहीं थे, अटल जी बेसिकली ये था कि एक जनसभा, एक मैसेजिंग जैसे होता है पॉलिटिक्स में होता है, जैसे वैसे ही ये था कि एक मैसेजिंग करनी थी किसी तरह से, कि एक मैसेजिंग जाए। और निश्चित रूप से जो लोग उस समय बीजेपी के थे और जो अटल जी के साथ थे, आज वो कहते हैं खुल के इस बात को कि जब ये आंदोलन हुआ और ऐसी स्थिति आई तो अटल जी, क्योंकि अटल जी तो एक अजात शत्रु रहे ना, उनको कभी ना कोई उनका विरोध करता था, उनका तो जो विपक्ष के लोग थे वो भी सुनने आते थे कि भाई अटल जी आज सुनने आ रहे थे। तो उस दृष्टि से ना अटल जी को ना किसी को ये उम्मीद थी कि ऐसा होगा। लेकिन चूंकि आंदोलनकारियों ने एक रणनीति तहत के कहा था कि भाई विरोध करना है, और वो विरोध का हुआ, कपड़े उपड़े दिखाए, सांप, वहाँ बातचीत आई, सांप था नहीं था, लेकिन एक माहौल बना और जिससे वहाँ पे अफरा तफरी भी और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो उसमें अटल जी, जो उनके अगल बगल उस समय जो भाजपा के लोग थे, वो आज कहते हैं इस बात को कि अटल जी ने कहा कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है आंदोलन। तो अटल जी ने उस समय कहा कि देखिए निश्चित रहिए, जिस दिन हमारी सरकार बनेगी हम इसको उत्तराखंड बनाएंगे। तो वो मैसेजिंग एक तरह से अगर आप आज के एंगल देखें तो वो मैसेजिंग आंदोलनकारियों की सफल हो गई कि अटल जी तक वो मैसेज चला गया और उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि हम ऐसा करेंगे। दूसरी चीज़ ये हुआ था, उस समय छल हुआ था, जो नरसिम्हा राव सरकार थी उसने छल किया था। उससे पहले उसका वार्ताओं में उलझाया, 96 की शुरुआत की बात है, और ये वार्ताओं में उलझा के रखा। उसके बाद ये हुआ कि शायद इस सत्र में जो है बाय का विधेयक वो आया नहीं, राज्य का विधेयक, कोई बात उस पर नहीं हुई, और अचानक से जो है चुनाव डिक्लेयर हो गए। जब चुनाव डिक्लेयर हो गए, लोकसभा भंग हो गई, चुनाव डिक्लेयर हो गए, तो उसके बाद इत्तेफाक से पहली सभा, यहाँ राज्य नहीं तो चुनाव नहीं का इन्होंने आह्वान किया, और उसके बाद इत्तेफाक से पहली सभा अटल जी की पड़ी। तो आंदोलनकारियों ने उसमें काफ़ी विरोध किया, काफ़ी लोग अरेस्ट हुए, लाठीचार्ज हुए, कई चक्रों में लाठीचार्ज हुए, लोगों ने उसमें आतिशबाजी छोड़ी, सांप छोड़े आंदोलनकारियों ने। तो अब वो सब ये तो हो गया। उसके बाद सभा चलती रही। हम लोगों को भी अंदर से ये हो रहा था कि भाई अगर ये सभा सफल हो गई, इसमें कोई मैसेज नहीं गया तो ये होगा कि पूरे देश में ये होगा कि वहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, और कोई तो ये इसकी मांग को धक्का लगेगा। तो हम लोग अंदर से एक मौका तलाश रहे थे, और इत्तेफाक से हमारे कुछ पत्रकार साथियों के साथ कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने और कुछ पुलिस ने पिटाई कर दी। बस उसके बाद हम लोगों ने फिर उसका विरोध वहाँ करा, तो अलग से आंदोलन, फिर वो एक पत्रकारों ने आंदोलन चलाया, उसी को लेके कई दिन तक चला। वो पत्रकारों पे लाठीचार्ज हो गया, काफ़ी हमारे अस्पताल भी पत्रकार रहे भर्ती। तो ये कुल मिलाकर कई सारी घटनाएं हुई। तो अब आज के दौर में तो बड़ा वैसा वो लगता है कि भाई इस तरह की वो पत्रकार को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, लेकिन पत्रकार सामाजिक प्राणी है, वो अपने आप को उससे अलग करके नहीं रख सकता। खटीमा की जो घटना है, जो जैसे हम लोग यहाँ कवर करने जाते थे कचेरी वचेरी में, तो यहाँ उस समय तो ना मोबाइल थे ना सोशल मीडिया था, तो खबर आमतौर पे आई नहीं। वो देर शाम तक जाके ये पता लग रहा था कि वहाँ कुछ हुआ है खटीमा में। जो मुख्य तौर पर अगर हम कह सकते हैं तो वो टीवी चैनल उस समय होते नहीं थे, ले देकर एक आपका दूरदर्शन होता था, तो उसमें सरकार प्रो सरकार होने के कारण उसमें उस तरह की खबरें आती नहीं थी। BBC लंदन पे थोड़ा बहुत लोग भरोसा करते थे, तो मुझे ठीक से याद नहीं है कि उसमें BBC लंदन पे भी वो खबर शायद नहीं आ पाई थी उस दिन, लेकिन शाम तक और अगले दिन तक चीज़ें मतलब। लेकिन जब अगले दिन सवेरे अखबार पढ़ा लोगों ने, तो मतलब एकदम से वो हो गया कि मतलब इतना बड़ा कांड हो गया वहाँ। वो हुआ, उसके विरोध में जो है इससे पहले कि कुछ यहाँ से कॉल हो पाता तब तक वहाँ मसूरी में रात में ही इन्होंने उठा लिया था, और रात में उठाया, और उसके बाद वो घटनाक्रम सबके पूरी दुनिया के सामने आई, किस तरह से वहाँ जो है महिलाओं पर भी 2 महिलाएं शहीद हुई है। और मेरे ख्याल में अकेला ऐसा आंदोलन है हाल फिलहाल के दशकों में कि जिसमें जो है महिलाओं को डायरेक्ट जो है हिट किया हो पुलिस ने। 2 महिलाएं, बेलमती चौहान और अंसा दनाई, उसमें शहीद हुई थी। तो मसूरी कांड का हम लोग कचेरी में थे, हमें उसका भी तब तक, मैं जैसे कहा कि सूचना का कोई ऐसा साधन नहीं था, तो हम कचेरी में थे। अचानक से ADM होते थे उस समय, फाइनेंस क्या ना, कोई मुस्लिम थे, मैं नाम उनका ठीक से याद नहीं आ रहा मुझे। तो वह निकले एकदम से गाड़ी में, तो हम लोग वहीं से कचेरी से, हमने कहा एकदम से जा रहे हैं। इसके बाद पुलिस की गाड़ी गई, एकदम से हुआ कुछ, कहीं कोई बड़ी घटना हो गई। तो हमारे को ये रहता था कि कहीं आसपास ही शहर में कहीं लाठीचार्ज हो रहा है, तो ये शायद वहाँ गए होंगे। इतने में पुलिस का वायरलेस सेट पर जो है कुछ मसूरी को लेकर कुछ मैसेज एक गाड़ी में हमें सुनाई दी गया, तो तब पता लगा कि वहाँ कुछ बड़ा कांड हो गया है। इस बीच में कुछ साथी वहाँ से मसूरी से जो पहुँच पाए थे देहरादून, उन्होंने ये बताया कि वहाँ जो है पुलिस लाइन में लाए गए हैं मसूरी के आंदोलनकारी, और यहाँ भी लोकल जो साथी थे
तो उन लोगों ने आंदोलन जो कचहरी में है धरना स्थल, वहाँ मैसेज पहुँचा, तो वहाँ से फिर हम लोग भी, पत्रकार भी सब वहाँ गए। तो वहाँ बड़ा मतलब मतलब बड़ा ही भयावह सा दृश्य था। पुलिस, चूँकि पुलिस के एक CO वहाँ मारे गए थे उस मसूरी में, तो पुलिस में भी आक्रोश था और इधर आंदोलनकारी वहाँ बंद थे। तो बड़ा मतलब तनाव की जैसी स्थिति थी। फिर शाम होते होते जो कमला पंत जी हैं महिला मंच की, ये हो गई, सुशीला बोलन जी वगैरह हो गए, तमाम लोगों ने, इन्होंने, इनके जुलूस जो है निकलना शुरू हुए और इन्होंने बाजार सारा अपने आप ही शाम तक देहरादून का पूरा बंद हो गया था। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि कम से कम शाम होते होते, देर शाम होते होते यहाँ करीब 60-70 से लेकर 100 तक सरकारी वाहनों पे जो है पथराव वथराव जैसी घटनाएं हो चुकी थी। उसके अगले दिन तो खैर बंद का आह्वान था ही, तो मसूरी पूरे उत्तराखंड बंद का 3 तारीख सितंबर में। तो ये तमाम घटनाक्रम हुए। 3 तारीख का भी मुझे घटनाक्रम अच्छी तरह से याद आता है कि हम लोग कवर करते हुए आ रहे थे और ये नेगी जी साथ होते थे उस समय, इन्हीं की हीरो को हुआ करती थी, उसमें हम लोग चलते थे दोनों। तो हम यहाँ एसले हॉल पहुँचे और एसले हॉल में एक हमारे परिचित हुआ करते थे। उस समय CRPF आ गई थी देहरादून में, अच्छी खासी संख्या में CRPF तैनात हुआ करती थी, रैपिड एक्शन फोर्स, RF रैपिड एक्शन फोर्स। तो रैपिड एक्शन फोर्स के जो उस समय के यहाँ के लोकल उसके मतलब उस यूनिट के कमांड कर रहे थे, वो हमारे पड़ोसी हुआ करते थे, धर्म सिंह बिष्ट जी, स्वर्गीय धर्म सिंह बिष्ट। तो वो खड़े थे वहाँ पे एसले हॉल के पास और उनकी कांग्रेस भवन जहाँ है उसके ठीक सामने गांधी पार्क के कोने पे। तो हम उनसे बातचीत करने लगे, कोई परिचित थे, तो बातचीत कर ही रहे थे। अचानक से हमारे कानों में उस समय महाभारत का सीरियल होता था, तो उसमें एक बड़ा होता था, वो युद्ध का दृश्य जब चलता था, वो आक्रमण करके जो है आवाज़ आती थी, तो हमारे कानों में गूंजी अचानक से आक्रमण करके जो है। अब इससे पहले कि हम वहाँ देखते हैं नेशनल रोड की तरफ से अचानक से वहाँ मतलब भीषण पथराव शुरू हो गया। तो RF वगैरह भी भागी और हम, एक सुभाष गुप्ता जी भी थे वहाँ, अमर उजाला के उस समय हेड थे यहाँ। तो हम लोगों ने एक पेड़ की आड़ ली और किसी तरह अपना बचाव किया उस गांधी पार्क के पास। इतना ज़बरदस्त पथराव उन लोगों ने किया था। तो वो मसूरी कांड के बाद जो है मतलब पूरे शहर में तमाम पथराव, तो मतलब पथराव और लाठीचार्ज तो ये था कि 2-3 जगह जब तक ना हो, डेली का हो गई थी, डेली का, तब तक मतलब RF हो गया, CRPF हो गया, रैपिड एक्शन फोर्स। पहली बार हम लोगों ने सुना करते थे उस, जब मेरठ में जो है राइट हो गए तो मुरादाबाद में RF लगी, यहाँ लगी, यहाँ भी। लेकिन दो घटनाएं मतलब जो मुझे हमेशा याद रहती हैं, कभी नहीं भूल पाता मैं। 2 घटनाएं ऐसी हुई उस पूरे आंदोलन के दौरान, जब जिसे कहते हैं मौत से साक्षात। हम लोग 2 बार ऐसी घटना हुई जिसमें मौत से साक्षात मेरा हुआ है। मतलब मैंने आज तक कभी इसका जिक्र किया नहीं वैसे अमूमन किसी से। जब आंदोलन पीक पे था और मतलब ये रहता था कि कई दिन तक कई ऐसी सड़कें और गलियां थी, मोहल्ले थे, जहाँ पुलिस कई दिन तक घुस नहीं पाती थी। हाथी बड़कोला था, कई था। तो जो दिलाराम चौक है हमारा आज का, दिलाराम चौक से जब हम हाथी बड़कोला के जाते हैं, जो CM आवास है वो बन गया, जब आप उस रोड पे जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो थोड़ा चौक से थोड़ा सा 100-200 मीटर पे ही PPCL का एक ऑफिस हुआ करता था। उसको आंदोलनकारियों ने आग के हवाले कर दिया था विरोध में। पूरी भयंकर आग लग गई, लेकिन पुलिस वहाँ आग बुझाने नहीं पहुँच पाई। मतलब चौक से अंदर जा ही नहीं पा रही थी। और कम से कम हम 3-4 दिन तो हो गए थे कि पुलिस चौक से अंदर एंट्री नहीं कर पा रही। 2 दिन उधर पूरा विशाल लोगों का जुलूस पथराव हो रहा, करीब 36 घंटे से ज़्यादा। हाँ, और इधर सामने चौक पे जो है पूरी फोर्स लगी हुई। तो जो चौक है और चौक के बाद वो 25, 40, 50, 80, 90 फुट की रोड है, तब वो रोड आती है। तो हम थे 2, 3, 4, हम थे, असद था, तो हम बीच में आ गए। इस साइड चौराहे पे तो फोर्स हो गई और हम ऐसे बीच में हो गए। उस साइड पूरे भयंकर आंदोलनकारी, उधर से पथराव शुरू हुआ। तो हम उसमें फ़ोटो लेनी होती, तो फ़ोटो के लिए हमने उस चक्कर में वहाँ आड़ ली हमने। उधर से पथराव, इधर से फायरिंग हो गई। तो अब क्योंकि गोली तो देखती नहीं कौन क्या है, तो ऐसा लगा कि बिल्कुल बस सामने से निकली। तो बाद में बल्कि मैं फिर मुझे जो सीनियर थे हमारे, उन्होंने समझाया भी कि कभी ऐसे बीच में मत जाओ, या तो इस साइड रहो या उस साइड रहो। तो वो एक घटना ऐसी थी कि जो जिससे मतलब सोचो तो लगता है कि यार बनी कैसे बच गए। उसी घटना से जोड़ते हुए बता दो, ये घटना है उसकी बात की, मुजफ्फरनगर कांड हो गया था 2 तारीख को। ये 3 तारीख सुबह की घटना है। 3 तारीख सवेरे नेगी जी और हम, चूँकि पूरे प्रदेश बंद की कॉल थी और तनाव पूरे, उसमें भयंकर तनाव था। रात से आगजनी वगैरह शुरू हो गई थी। हम बसपा का ऑफिस होता था, उसको फूंक दिया था। शराब का गोदाम था, उसको फूंक दिया था रात 2 बजे, करीब 1:30-2 बजे आंदोलनकारियों ने। तो उसके बाद वो हम लोग सवेरे अपना 6 बजे ही निकल गए थे फील्ड में। तो नेगी जी और मैं साथ थे। तो हमारे बगल से, हमें घंटाघर से जा रहे थे हम, और
मतलब बाजार तो बंद था लगभग, लेकिन आवाजाही सामान्य रूप से चल रही थी, कहीं कोई घटना नहीं हो रही थी। इत्तेफाक से हमें बगल से स्कूटर में जाते हुए गणेश जोशी जो अभी मंत्री हैं, याद होगा आपको, कि गांधी पार्क के पास ये राजपुर रोड की तरफ जा रहे थे, इनके पीछे एक कोई कृष्ण जोशी या मोहन रावत के कुछ कोई एक साथी था इनका पीछे, मतलब इनके पड़ोस का। तो ये लोग जा रहे थे हाथीगढ़ कला की तरफ, तो हम इनके साथ साथ चले। हमने कहा, पता जोशी जी, मतलब इतनी बड़ी घटना हो गई है और कहीं कोई कुछ हलचल नहीं दिख रही है, बड़ा मतलब ऐसा लग रहा है, और इससे तो लग रहा है कि कहीं बाजार भी ना खुल जाए थोड़ी देर में। तो उन्होंने कुछ नहीं, चिंता मत करो कि मैं पेट्रोल की ढूंढ में निकला हुआ हूँ कि जोशी जी का ये कहना था। तो उनके पास एक जेरिकन शायद उस समय था, ये कोई बोतल थी। तो गए, उसके बाद हम लोग हाथीगढ़ से वो अपना निकल गए थे कालिदास रोड से अंदर को, और हम आगे तक गए। तो उस समय तक सब शांत था। उसका जो नेगी जी बता रहे हैं, हम जब दोपहर के समय जब उधर को गए, उस समय तक जोगीवाला में घटना हो गई थी, कर्फ्यू लग चुका था। तो देखा वहाँ पूरा, मतलब शमशान भी में भी फिर भी इतनी मतलब वो नहीं रहती जो इस नज़ारा वहाँ था, यहाँ दिलाराम बाजार से ऊपर का पूरा इधर हाथीगढ़ कला, उधर मतलब कोई भी ऐसी इमारत, कोई भी ऐसा वाहन नहीं था जो बिना जले हुए हो, और तिरंगा झंडा ले रखा था, मुंह में कपड़े बांधे हुए थे, पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे बोतलों से, वो हमारे पे कई आसपास हमारे गिरे भी। तो ये जो बता रहे हैं वो फायरिंग वाला ये लोग फोटो करने अपना चले गए। पीपीसीएल सबसे शुरू में पड़ता है, तो वहाँ से लेके और जो आपका विजय करो, क्योंकि ये जो सबसे आंदोलन में जो देहरादून में वो रही है कि हाथीगढ़ कला, विजय कॉलोनी, हाथीगढ़ कला, आपका ये धर्मपुर, ये अजयपुर, ये पूरा जो है घनघोर बेल्ट रही है आंदोलनकारियों की। ये नज़ारा बिल्कुल यहाँ से लेकर और जोगीवाला मोहकमपुर तक था, सैकड़ों तो पेड़ काट के रात ही गिरा दिए थे आंदोलनकारियों ने। तो ये होता है कि गोली जो चलती है, तो वो गोली में किसी ये पत्रकार है या ये आंदोलनकारी है, या ये नहीं लिखा होता, कभी भी किसी को भी लग सकती है। उसके बाद वो दूसरा घटना, वो एक्चुअल में ये इस तरह का आंदोलन का, और इस तरह से आक्रोश का, और इस तरह से लाठीचार्ज का, इस तरह से कर्फ्यू का, फायरिंग का, ये हमारा भी पहला एक्सपीरियंस था। तो कई चीज़ें हमें नहीं मालूम थी कि भाई क्या करना, किस तरह से आप अपने आप को भी सेफ रखना है, ये है, उससे थोड़ा सबक लिया। लेकिन उसके बाद दूसरी घटना जो थी, जो जिसमें मैंने कहा ना कि 2 बार मौत से साक्षात हुआ, तो पहला ये था। दूसरी घटना ये थी कि ये गन्ना दफ्तर के बाहर गन्ना समिति के चुनाव हो रहे थे, आंदोलनकारी उसका बहिष्कार कर रहे थे, दिसंबर 95। तो